दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिक करंट फुल चैप्टर करेंगे और जानेंगे इसके कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, आपको ये टॉपिक ये चैप्टर ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले जानते हैं चैप्टर एट ए ग्लांस कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और इन्हें समझने में कोशिश करना है। तो पहला है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक सेल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेरिकल चार्ज, ओम्स लॉ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, combination of resistance, combination of cells, some measuring devices और applications of electric current, applications of electric current। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 से 15 पॉइंट जिन्हें हमें कवर करना है। दोस्तों, ये पॉइंट्स ज़रूर ज़्यादा हैं पर इनकी डेफिनेशंस और इन्हें समझना उतना ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ये चीज़ क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस है और चार्जेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब दोस्तों, साइंस की उस ब्रांच में जिसमें हम चार्ज के फ़्लो के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसे कहते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, उसी ब्रांच का छोटा सा पार्ट आज हम रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक आपके मन में आता है क्वेश्चन कि बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। वायर्स में कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हो और सब जगह हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, छोटे छोटे चार्ज होते हैं क्यू वे फ़्लो करते हैं और उनके फ़्लो को हम कहते हैं करंट। और इससे क्या पता चलता है, रेट से लग जाता है टाइम का पता। तो जो चार्ज फ्लो करते हैं पर यूनिट टाइम, तो दोस्तों इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। I इज़ टू Q/2, Q फॉर चार्ज, और चार्ज को हम कूलाम से दिखाते हैं और टाइम को हम सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड एक इसकी यूनिट हो सकती है, या फिर इसे कूलाम पर सेकंड ना कह के इसकी यूनिट है हमारी एम्पियर, और दोस्तों, अब जानते हैं हमारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमारे वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो दोस्तों, ये बेसिकली हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दोस्तों इसमें मैग्नीट्यूड होता है पर इसमें डायरेक्शन का कोई नाम नहीं होता। तो दोस्तों, ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं दोस्तों करंट डेंसिटी। ये भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट से ही जुड़ा भाग है। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट आता है तब आप करंट डेंसिटी हाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, करंट फ्लोइंग नॉर्मली थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ कॉल्ड करंट डेंसिटी। इफ़ करंट I इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर एरिया A, देन करंट डेंसिटी। मतलब दोस्तों, अब जब एक करंट निकल रहा होता है किसी भी एरिया से निकल रहा होता है करंट, तो दोस्तों उस एरिया से करंट निकलने वाले को हम कहते हैं करंट डेंसिटी, कि इतने टाइम में कितना फ़्लो कर रहा है करंट इतने एरिया में, तो उसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी हमारा क्या रहता है, किससे शो करते हैं, जे से, इसे जे से शो करा जाता है करंट डेंसिटी हो। दोस्तों, आगे कई बार आएगा तो आप ज़रूर याद रखें, इसे जे से करते हैं हम करंट डेंसिटी। तो दोस्तों, करंट फ़्लो कर रहा है, करंट फ्लो मतलब I फ़्लो कर रहा है इतने से एरिया में, तो दोस्तों I/A को कहलाता है हमारा करंट डेंसिटी। और दोस्तों, बाकी बातों पे आप ध्यान ना दें कि यूनिफॉर्मली ओवर एरिया, ये आपको गिवन आएगा हमेशा के लिए कि यूनिफॉर्मली ही जा रहा है, कि उसका एरिया यूनिफॉर्म है, कोई स्ट्रक्चर उल्टा सीधा नहीं है, तो इसे नॉन यूनिफॉर्म एरिया कहते हैं। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म एरिया निकालना आसान होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा करंट डेंसिटी। अब आते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। द एरिया अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज पार्टिकल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज।
तो दोस्तों मतलब ये कहना चाहता है जो चार्जेस रहते हैं, जो चार्ज रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहता है या प्रोटॉन पे चार्ज रहता है, तो दोस्तों वो अपने आसपास एक फ़ील्ड बना लेते हैं। जैसे कि ये चार्ज रखा हुआ है तो दोस्तों वे अपने आसपास एक फ़ील्ड बना लेते हैं जहाँ पे ये चार्ज एक्सपीरियंस करा जा सकता है, जहाँ पे ये चार्ज एक्सपीरियंस करा जा सकता है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये एग्जांपल कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। दोस्तों पॉजिटिव चार्ज से दोस्तों कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में इमर्ज होती हैं। ये नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है जिसमें देखिए आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर आ रही हैं। तो दोस्तों ये रहता है हमारा चार्ज का कंसेप्ट। अगर आप इन दोनों को एक साथ बनाएं, पॉजिटिव यहाँ पर, अगर पॉजिटिव यहाँ पे बनाएं और नेगेटिव यहाँ पे, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से चार्ज ट्रैवल करेगा, कुछ इस प्रकार से चार्ज हमारा ट्रैवल करेगा और ये चार्ज आता जाएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों ये रहता है हमारा चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। दोस्तों ये रहती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये रहती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो दिखाती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को भी दिखाना पसंद करती हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बातें जो ज़रूरी हैं आपके लाने, कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ पॉइंट पोजीशन ऑफ पॉइंट। दोस्तों ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आपको ये वेक्टर पोजीशन से शो करना पड़ता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कि आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। सेकंड है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, ये हमें बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो दोस्तों अब तीसरा पॉइंट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट विद इन द फील्ड। दोस्तों ये हमारा तीसरा पॉइंट पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बताया जाता है, dV/dt, जो कि आपकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंसेप्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें उन्हें शो कराने के लिए दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दोस्तों ये था हमारा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। जब भी एक चार्ज होगा, जब भी एक कोई चार्ज होगा तो दोस्तों उसके आसपास कोई भी अनदर चार्ज एक एक्सपीरियंस करेगा फील्ड, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं दोस्तों अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ इस प्रकार से होता है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the work done in the bringing up unit positive charge from infinity to a particular point in the field। मतलब दोस्तों अब कुछ इस प्रकार से बनता है कि एक मान लीजिए ये चार्ज है, एक ये चार्ज रखा है, ये चार्ज रखा हुआ है हमारा, और ये हमारा एक अनदर चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है। तो दोस्तों इसके द्वारा अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है, एक इसके द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है, इसमें से निकल रही हैं हमारे सेकंड चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दोस्तों हमें पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसमें, कि इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, इसका कंसेप्ट होता है कि अगर जितना वर्क डन इस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए लगेगा, वह उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वह उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होगा कि वर्क किया गया एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमारा शो करा जाता है V से। V बराबर वर्क लगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में। तो W/Q = V इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोस्तों ये था हमारा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके। आप कुछ पॉइंट जान लेते हैं।
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये डायरेक्ट हमारा मेथड है कि अगर एक चार्ज है, हमारा ये कोई एक चार्ज है जिससे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है और उसके अंदर हमारा कोई एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है, यूनिट क्यू चार्ज रखा है, तो दोस्तों उसमें हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, उसमें हमारा कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा, ये फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। V इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप K भी पढ़ सकते हैं, तो V इज़ इक्वल टू KQ बाय R। तो दोस्तों ये रहता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं, if the distance between 2 points is d and v is the potential difference between them, then the intensity of electric field। अब हमसे दोस्तों उल्टा पूछ लिया गया है। अब हमसे कह दिया गया है कि अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है और इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, और एक हमारा चार्ज है कुछ Q मान लीजिए, और इन दोनों के बीच में हमें दे दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस B है। पोटेंशियल डिफरेंस अब हमें B दे दिया गया है, डिस्टेंस हमें D दे दी गई है। अब हमसे पूछा गया है कि इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कितनी क्षमता है, उसमें कितनी पावर है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है। तो दोस्तों उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होता है E इज़ इक्वल टू -V/D, -V/D। तो दोस्तों ये रहता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। क्योंकि दोस्तों हमारा ये नेगेटिव में आएगा, तो दोस्तों नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव में आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय R इज़। मतलब दो चार्जेस हैं, अगर हमारे दो चार्जेस Q1 और एक Q2, डिस्टेंस R है इनके बीच में, तो दोस्तों इनका जो सिस्टम का पूरे सिस्टम का जो रहेगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी वो होगी हमारी U इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। मतलब ये दोनों चार्ज हैं हमारे, और डिवाइड बाय R फॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। और दोस्तों इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि Q1 Q2 बाय R। तो दोस्तों ये रहता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी से कंसेप्ट। अब दोस्तों इस फिगर को हम आगे बताएंगे आपको फुल्ली, और चलते हैं आगे दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक सेल। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक सेल का तात्पर्य है आपके टीवी में लगने वाला रिमोट का सेल, व इस प्रकार से सेल होते हैं दोस्तों, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो दोस्तों इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मेक्स द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट। मतलब दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं वह हमारे उनमें कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड नहीं होती, वह बैटरी की तरह काम नहीं करते, वह हमारी केमिकल एनर्जी रहती है उनके अंदर। वह केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर वह पूरे सिस्टम को स्टार्ट करती है और कंटिन्यूस चार्ज फ्लो कराती है। ये रहता है काम हमारे इलेक्ट्रिक सेल्स का। अब आते हैं दोस्तों उसके एक कंसेप्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, द एनर्जी गिवन बाय सेल इन द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज इन द होल सर्किट इज कॉल्ड द EMF ऑफ द सेल, or the potential difference across the terminal of cell when no current is being taken from the cell is called EMF of the ideal cell। मतलब दोस्तों जो हमारा सेल रहता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारा जो सेल रहता है, तो दोस्तों उसके दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा EMF ऑफ द सेल कहलाता है। या फिर आप इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि वह एनर्जी गिवन बाय सेल, जो एनर्जी सेल गिव करता है कि यूनिट चार्ज को फ्लो करा सके पूरे सर्किट में, तो दोस्तों ये भी हमारा EMF ऑफ द सेल कहलाता है। आप इसे सिंपली से आप समझ सकते हैं, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो दोस्तों इसका हमारा फॉर्मूला होता है E इज़ इक्वल टू, इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को E से दिखाते हैं, E इज़ इक्वल टू वर्क बाय Q फॉर चार्ज। दोस्तों आपने इसे ऊपर ही पढ़ा था, इलेक्ट्रो पोटेंशियल बराबर V इज़ इक्वल टू W बाय Q।
तो दोस्तों ये भी एक तरह से हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होता है। और दोस्तों इसकी यूनिट होती है हमारी, वह होती है हमारी बोल्ट्स में। जो यूनिट होती है हमारी वो होती है हमारी बोल्ट्स में। तो दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाता है। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं अब दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक इनसाइड द सेल इज़ कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से कहना चाहता है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ई जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहता है सेल का, पर दोस्तों जब जो ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस ये आइडियली होता है, आइडियली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब ये एक्चुअल में इससे थोड़ा कम होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप नापें तो हमारा अगर ये हमारा कंपनी से निकला हुआ कोई सेल होता है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 5 वोल्ट होता है, पर दोस्तों उसे एक्चुअली में नापा जाए, अगर उसे एक्चुअली में कैलकुलेट किया जाए तो दोस्तों वह कुछ 4.8 या 4.9 के आसपास आता है। तो दोस्तों जो 0.1 या 0.2 जाता है वो दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इसके अंदर जो चार्ज फ्लो होना पड़ता है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें खर्च हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए ये हमारा एग्जैक्ट 5 वोल्ट ना होकर हमारा ये 4.8 या 4.9 वोल्ट के आसपास आता है। तो दोस्तों ये रहता है कंसेप्ट इंटरनल रेजिस्टेंस का। जो रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर लगता है उसे कहते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। और दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इसे स्मॉल आर से दिखाया जाता है, इसे स्मॉल आर से कैलकुलेट किया जाता है कि जो हमारा एक्चुअल में ई होना था, ईएमएफ ऑफ सेल होना था, वह ना होकर हमारा होता है V इज़ इक्वल टू V, मतलब जो एक्चुअल में है V इज़ इक्वल टू E माइनस I, करंट कितना फ़्लो कर रहा है, और R फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इससे निकल के आता है हमारा एक्चुअल पोटेंशियल, और ये रहता है हमारा आइडियल पोटेंशियल। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट एक्चुअल पोटेंशियल और आइडियल पोटेंशियल का। तो V इज़ इक्वल टू E माइनस आई R हो जाएगा हमारा, और इससे हमारा R निकल आएगा E माइनस V बाई I, या स्मॉल r निकल आएगा हमारा R और E बाई V माइनस 1। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्मॉल r या इंटरनल रेजिस्टेंस। और दोस्तों आप देख सकते हैं सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जो रेजिस्टेंस ये ऑफर्ड हो रहा है किसी भी एलिमेंट के द्वारा या किसी भी कंपोनेंट के द्वारा। तो दोस्तों कैपिटल R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सेल इंक्रीजेज, द इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। मतलब दोस्तों अब ये कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि अगर जो सेल के अंदर प्लेट्स रहती हैं, अगर उनका डिस्टेंस इंक्रीज़ कर दिया जाए तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा वह भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट है, और इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। जब हम एरिया है जो इलेक्ट्रोड्स का वह जो एरिया इलेक्ट्रोड्स का इंक्रीज़ करेंगे तो दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज़ करेगा। और ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है उसका कंसंट्रेशन हम इंक्रीज़ करेंगे तब भी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। तो दोस्तों एक ही केस में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, और जो कि सही बात है कि हमारा जब हम इलेक्ट्रोड्स का एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा। तो दोस्तों एक यही रहता है मेथड। और दोस्तों ये कंसेप्ट काफ़ी बड़ा नहीं है, काफ़ी सिंपल है, आप समझ सकते हैं आराम से। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं, जो कि हमने देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है किसी भी चार्ज से तो दोस्तों उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू द, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी इंटेंसिटी रहेगी, कितनी फोर्स से वह कितनी ताकतवर है वह इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको कहा जाता है हमारी इंटेंसिटी, इज़ इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड ऑन दैट पॉइंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से कहा गया है
कि इसका फॉर्मूला दे दिया गया है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है दोस्तों? जिस चार्ज पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दोस्तों फोर्स अप्लाइड अब डिवाइड बाय हमारा टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोस्तों intensity of electric field at any point at a distance r from charge q is 1/4 pi epsilon naught into q by r square। तो दोस्तों इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये था हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं F बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट यहाँ पे क्या है? हमारा टेस्ट चार्ज, जिस पे हम देख रहे हैं कि कितनी इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब आते हैं दोस्तों आगे, और द टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन कूलम। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से कहना चाहते हैं, अगर एक टेस्ट चार्ज पे Q पर अगर अलग अलग तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो दोस्तों उसके ऊपर जितना इंटेंसिटी होगी E होगी, तो दोस्तों वह कैलकुलेट होगी E1 जो इंटेंसिटी फर्स्ट है, इंटेंसिटी 2, इस प्रकार से N तक हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। और हमारे इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। इंटेंसिटी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि हमारा ये Q चार्ज है, और ये कोई चार्ज है जिससे हमारी इंटेंसिटी निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो दोस्तों ये Q चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो दोस्तों वह इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। Q क्या है? जिस चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वह हमारा चार्ज है, और K क्या है? हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और R क्या है हमारा? इन दोनों टेस्ट चार्ज और जिस चार्ज से हमारी इंटेंसिटी निकल रही है उनके बीच का डिस्टेंस हमारा स्मॉल r है। तो दोस्तों ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट। और अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं स्फेरिकल चार्ज के बारे में। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से कहता है, होल चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज़ ज़ीरो। मतलब दोस्तों एक कोई स्फीयर है दोस्तों, सॉलिड स्फीयर है। तो दोस्तों किसी भी बॉडी के ऊपर किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज उसके बॉडी के अंदर फ्लो नहीं करता, वह चार्ज उसके सरफेस पे फ़्लो करता है। तो दोस्तों यही कहना चाहते हैं स्फेरिकल चार्ज से कि किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज फ़्लो नहीं करता, उसके सरफेस पे चार्ज फ़्लो होता है। पोटेंशियल अक्रॉस द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर आर कांस्टेंट। क्योंकि जब हम उसके अंदर के और बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो दोस्तों तभी तो V निकलेगा। अगर अंदर भी V है और बाहर भी V है तो दोस्तों वे कैंसिल ईच करके वह ज़ीरो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। सो द इंडिविजुअली कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का कंसेप्ट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वे सरफेसेस होते हैं जहाँ के हर पॉइंट के लिए इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर हम एक सॉलिड स्फीयर लें तो दोस्तों इसके सरफेस पे चार्ज होगा, तो दोस्तों अगर हम अलग अलग पॉइंट के लिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस लें, अगर हम मिड पॉइंट और इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लें तब भी V आएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए तब भी V आएगा, और इस पॉइंट के लिए V। तो दोस्तों ये रहता है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कि जहाँ के हर पॉइंट के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, उसे कहते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर, अगर किसी स्फीयर की रेडियस r रखी जाए और उस पर चार्ज अगर Q हो और उसकी रेडियस r रखी जाए, तो दोस्तों उसकी कुछ इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस प्रकार से निकाली जा सकती है KQ/R स्क्वायर। तो दोस्तों आपको पता ही है कि यह क्या है हमारा 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। तो दोस्तों ये रहेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगी हमारी KQ/R ये रहेगी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से कि स्पेयर चार्ज आपके सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर चार्ज नहीं होता है। और दोस्तों ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q/4πε0 R स्क्वायर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा Q/4πε0 R। तो दोस्तों दोनों में अंतर है सिर्फ एक R का। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं दोस्तों ओम्स लॉ के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों ओम्स लॉ के बारे में। तो दोस्तों आपने कई बार सुना ही होगा ओम्स लॉ और काफ़ी बच्चे जानते भी ओम्स लॉ के बारे में। तो दोस्तों इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द फिज़िकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर, अगर किसी भी कंडक्टर क्या होता है जो इलेक्ट्रिक करंट पास होने दे, अगर किसी भी कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट चेंज ना की जाए, किसी भी कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट चेंज ना की जाए और तब उसका then the ratio of potential difference across its ends and the current flowing through it is constant। तो दोस्तों अगर उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ चेंज नहीं की जाए किसी भी कंडक्टर की, तब उसकी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों छोर एंड्स की तरफ, दोनों एंड्स और करंट फ्लोइंग थ्रू वह हमारा कांस्टेंट रहेगा। V/I उसका कांस्टेंट रहेगा R के बराबर। तो दोस्तों ये रहता है हमारा ओम्स लॉ R बराबर V/I या कांस्टेंट। तो दोस्तों द कांस्टेंट R इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और ये R कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज़ ओम। इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 1/R कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या C। और इसका यूनिट क्या होगी C की। अगर R की ओम है, R की अगर ओम है तो दोस्तों 1/ओम इसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या इसे लिखा जा सकता है उल्टा करके MHO। तो दोस्तों ये रहता है हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो दोस्तों आपने जाना ओम्स लॉ के बारे में। और अब आते हैं दोस्तों आगे रेजिस्टेंस से कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन द कंडक्टर इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है E और एंड द करंट डेंसिटी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था J एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक रेशियो, किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का रेशियो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी कहलाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है E/J, ये होता है हमारा E/J। और दोस्तों इस प्रकार से भी पढ़ा जाता है इट इज़ कांस्टेंट फॉर मटेरियल, ये हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। और इसे हम पढ़ सकते हैं ρ इज़ इक्वल टू RA/L, R बराबर होता है ρL/A। इससे हमारा कैलकुलेट होता है ρ बराबर RA/L। तो दोस्तों ये रहता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट रहती है हमारी ओम मीटर। इससे कैलकुलेट की जा सकती है कि रेजिस्टेंस की होती है हमारी ओम और एरिया की होती है हमारी मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है हमारी मीटर से मीटर कैंसिल और इससे हमारी यूनिट आती है ओम मीटर। तो दोस्तों ये रहती है हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट। अब जानते हैं दोस्तों इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हमने पढ़ा था 1/R बराबर होता है C, ये था हमारा कंडक्टेंस। इसी प्रकार से हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1/ओम बराबर होगा हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे हम स्मॉल c से भी दिखा सकते हैं C बराबर। और इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी, अगर ओम हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की होती है ओम मीटर, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हो जाएगी हमारी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स।
तो दोस्तों ये रहता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आते हैं दोस्तों एक्सपर्ट टिप्स के ऊपर। कुछ एक्सपर्ट टिप्स जानते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन डेंसिटी। जैसे जैसे डेंसिटी डिक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे कंडक्टर की डेंसिटी डिक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। और अब आते हैं इफ़ द वायर इज़ स्ट्रेच्ड अप टू ट्वाइस ऑफ लेंथ। अगर कोई लेंथ L का अगर उसे 2L कर दिया जाए तो दोस्तों उसका रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाता है। उसका रेजिस्टेंस R से 4R हो जाता है, 4R हो जाता है। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अब आते हैं दोस्तों किसी वायर की रेडियस अगर उसकी रेडियस R थी स्टार्टिंग में, अगर उसे 1/R/2 कर दिया जाए तो दोस्तों उसका रेजिस्टेंस R से रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगा, 16R हो जाएगा। 16 गुना उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और दोस्तों इसे इस फॉर्मूले से लगाएगा कि इफ़ द जर्नल R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A² और R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज़ इक्वल टू 1/R⁴। दोस्तों R⁴ इसलिए कि एरिया बराबर होता है πr² और एरिया स्क्वायर इज़ इक्वल टू πr² का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू π² और R⁴। तो दोस्तों π² तो हमारा कांस्टेंट है, तो R हम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिलेटेड। अब आते दोस्तों आगे द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दोस्तों करंट डेंसिटी की डायरेक्शन रहती है वह पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में रहती है। और द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारी करंट की डायरेक्शन होती है वह अपोजिट होती है, उल्टी होती है करंट हमारे इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो से। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर इस साइड से फ़्लो कर रहे होंगे E, अगर इस प्रकार फ़्लो कर रहे होंगे तो दोस्तों हमारा करंट इस प्रकार से फ़्लो करता है। करंट और हमारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स। अब जान लेते हैं दोस्तों पावर से रिलेटेड। टोटल इलेक्ट्रिक पावर इज़ कंज्यूम्ड। जो पावर कंज्यूम्ड होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन, अभी दोस्तों आगे पता चलेगा आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो वह होती है हमारी P = P1 + P2 प्रोवाइडेड वोल्टेज इन अप्लाइड। तो दोस्तों ये वोल्टेज हमें गिवन दिया जाएगा, हम पावर अभी बताएंगे आपको आगे किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। और दोस्तों पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज़ सर्किट में पावर जो कंज्यूम्ड की जाती है वह बराबर रहती है 1/P। पावर जो कंज्यूम्ड की गई इज़ इक्वल टू 1/P1 + 1/P2 प्रोवाइडेड रेट वोल्टेज इन अप्लाइड। दोस्तों जो वोल्टेज अप्लाइड हो रहा है वही कैलकुलेट किया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों आगे। अब जानते हैं दोस्तों सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बता दिए जाएं। दोस्तों सीरीज़ कॉम्बिनेशन कुछ प्रकार से होते हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस आर जॉइंट एंड टू एंड। दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो एक के बाद एक लगा दी जाता है, जैसे कि प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो दोस्तों एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं साथ साथ। तो दोस्तों ये कहलाते हैं हमारे सीरीज़ सर्किट। और दोस्तों जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कह सकते हैं आप फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा वह रहेगा R इज़ इक्वल टू R1 + R2 + R3। मतलब सारे रेजिस्टेंस का सम हमारा टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। करंट सभी में समान रहेगा। I = I1 = I2 = I3। मतलब सभी में करंट हमारा सेम फ्लो करेगा। और ये दोस्तों हमारा वोल्टेज इज़ इक्वल टू टोटल वोल्टेज इज़ इक्वल टू V1 + V2 + V3। मतलब हर रेजिस्टेंस के लिए अलग वोल्टेज फ्लो होगा। सच दैट B1 रेशियो B2 रेशियो B3 इज़ इक्वल टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3। तो दोस्तों ये थे पॉइंट्स हमारे। और ये हमारा एक एग्जाम्पल सीरीज़ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये हमारे सीरीज़ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से। तो दोस्तों ये रहते हैं हमारे सीरीज़ रेजिस्टेंस। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से हैं कि अभी हमारे एंड टू एंड लगे हुए थे रेजिस्टेंस। अब दोस्तों ये इन दिस कॉम्बिनेशन फर्स्ट एंड
ends of all resistance is connected to one point and second end of all resistance is connected to same another point। मतलब दोस्तों अभी हमारे सीरीज़ में एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगे हुए थे, पर दोस्तों अब ये अलग हो जाएगा। अब पैरेलल रेजिस्टेंस में कुछ इस प्रकार से होता है कि तीनों रेजिस्टेंस के, जैसे कि ये तीन रेजिस्टेंस है दोस्तों, तीनों के सारे पॉइंट एक साइड लगे रहेंगे और दूसरा पॉइंट हमारा दूसरी साइड लगे रहेंगे। तो दोस्तों ये रहते हैं हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि R1 और R2 और R3 की पोजीशन क्या है, और ये हमारी अगर सीरीज़ में होती दोस्तों इस प्रकार से लगे होते R1 और R2 और R3। तो दोस्तों ये थे हमारे सीरीज़ में, और ये है पैरेलल में। दोस्तों जो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाता है वो कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है कि 1/R इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दोस्तों ये रहता है टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं आप। इनमें सभी में एक हमने सीरीज़ में देखा था कि करंट समान रहता है, पर दोस्तों यहाँ पे हमारा वोल्टेज सेम रहता है। सभी जगह पे V इज़ इक्वल टू V1 प्लस B2 इज़ इक्वल टू B2 इज़ इक्वल टू B3। सभी जगह पे वोल्टेज सेम रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर वोल्टेज सेम है तो दोस्तों यहाँ पे करंट अलग होता है। टोटल करंट बराबर होता है करंट 1 प्लस करंट 2 करंट 3। तो दोस्तों ये रहता है टोटल करंट का, और इससे रेशियो निकल के आता है हमारा I1 रेशियो, I2 रेशियो, I3 रेशियो इज़ इक्वल टू 1/R1 रेशियो, 1/R2 रेशियो, 1/R3। तो दोस्तों ये थे हमारे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। दोस्तों ये एक एग्जांपल है कि आपके इसके पॉइंट सारे एक जगह पे कलेक्टेड हैं और दूसरे साइड के पॉइंट दूसरी जगह पे कलेक्टेड हैं। तो दोस्तों ये रहता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आते हैं दोस्तों आगे। अब जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब अभी हमने दोस्तों सेल्स के बारे में जाना था कि जो सेल्स रहते हैं, जो आपके रिमोट सेल में जो छोटे से सेल यूज़ होते हैं, उनके बारे में। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से है। व्हेन n नंबर ऑफ सेल्स, जब सीरीज़ कनेक्शन बताया जा रहा है, सीरीज़ कनेक्शन है एक सेल्स का। व्हेन n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, जो छोटे छोटे सेल्स रहते हैं वह सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए जाएँ। वेयर ई इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस, जिसमें से सभी का ई पोटेंशियल डिफरेंस है सारे रेजिस्टेंस का, और आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ईएमएफ बराबर क्या होगा? ईएमएफ बराबर होगा हमारा एन ई, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आएगा NR। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आएगा हमारा NR, स्मॉल r रहेगा दोस्तों। और R क्या, कैपिटल R क्या है हमारे यहाँ पे? कैपिटल R है हमारा, R इज़ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। देन I इज़ इक्वल टू NE। N यहाँ पे हमारा, N आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स हैं, और E है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और डिवाइड बाय NR प्लस R। तो दोस्तों ये रहता है हमारा करंट फॉर n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज़। दिस कॉम्बिनेशन इज़ यूज़फुल व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज़ वेरी लो। ये जब कनेक्शन यूज़ होता है जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेल्स का कम हो। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स में रहता है, इसलिए ये यूज़ होता है ये फॉर्मूला। अब आते हैं दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। n नंबर ऑफ सेल्स हैं जो पैरेलल कनेक्टेड हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सभी सेल्स का E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल E है, और ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कैपिटल R है। तो दोस्तों इससे कैलकुलेट किया जा सकता है हमारा करंट रहेगा वह निकलेगा NE डिवाइड बाय स्मॉल r प्लस N कैपिटल R। तो दोस्तों दिस इज़ यूज्ड व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स आर वेरी हाई। ये जब यूज़ होगा जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस सेल्स का काफ़ी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये था हमारा कंसेप्ट,
ये था कंसेप्ट हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से लेके। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ही पूछा जाता है। तो दोस्तों आप ये अगर समझ में ना आता हो तो एक बार और देखें दोस्तों, ज़रूर समझ में आएगा। और फिर भी नहीं आता है दोस्तों, आप इसे लीव कर सकते हैं, आप इसे पेंडिंग में डाल सकते हैं। ये कंसेप्ट काफ़ी टफ है समझने के लिए। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं दोस्तों कुछ डिवाइसेस के बारे में, सम मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। पहला है हमारा एमीटर। एमीटर इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र द इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र के लिए होता है, उसे कहते हैं हम एमीटर। और दोस्तों इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड रहता है, सीरीज़ में कनेक्टेड रहता है। और दोस्तों इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है पर दोस्तों ये काफ़ी कम होता है। अब आते हैं दोस्तों सेकंड, ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम होते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे होते हैं एमीटर के डायग्राम। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं आप वोल्ट मीटर के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर हमारा एमीटर का अपोजिट होता है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यूज़ होता है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है और इट इज़ हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसका दोस्तों काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होता है। तो दोस्तों वोल्ट मीटर हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी लिखा है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की आपको यूनिट पता ही है, ये रहती है हमारी वोल्ट्स में, तो दोस्तों इसलिए ये वी लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा एक था हमारा ये वोल्ट मीटर। और ऊपर देखा हमने एमीटर। अब जानते हैं दोस्तों गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर के बारे में। इट इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस होता है यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। दोस्तों ये एक डिवाइस होता है जो यूज़ होता है कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, या फिर फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये होता है काम गैल्वेनोमीटर का। हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और वोल्ट मीटर की तरह भी, पर दोस्तों इसे अलग अलग कनेक्शन में यूज़ होता है। जैसे कि अगर इसे हमें एमीटर की तरह यूज़ करना है गैल्वेनोमीटर को, तो दोस्तों इसे to convert galvanometer into emitter, a low resistance wire called shunt is connected in the parallel with the galvanometer। एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होनी चाहिए गैल्वेनोमीटर के साथ, तभी ये एक हमारा एमीटर की तरह काम करेगा। तो दोस्तों ये रहता है हमारा कुछ इस प्रकार से डायग्राम। एक हमारा ये शंट रेजिस्टेंस है, ये शंट रेजिस्टेंस हमारा इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं EG सेफ करंट फॉर गैल्वेनोमीटर ये फ़्लो कर रहा है, और I-IG हमारा शंट रेजिस्टेंस से फ़्लो करता है। तो दोस्तों ये एक एमीटर की तरह काम करेगा गैल्वेनोमीटर। और दोस्तों जो S की वैल्यू है वह इस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। रेजिस्टेंस ऑफ शंट S इज इक्वल टू IG कैपिटल G डिवाइड बाय I-IG। तो दोस्तों ये रहता है रेजिस्टेंस ऑफ शंट। अब आते हैं दोस्तों सेकेंड, अभी हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला, अब जानते हैं दोस्तों गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना। तो दोस्तों वोल्ट मीटर में आप कुछ इस प्रकार से बदल सकते हैं। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, अ हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कनेक्टेड इन द सीरीज़ विद द गैल्वेनोमीटर। एक हाई रेजिस्टेंस हमारा गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड कर दिया जाता है सीरीज़ में। दोस्तों ये देख सकते हैं एक हाई रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्टेड कर दिया गया है हमारा गैल्वेनोमीटर के साथ। तो दोस्तों हमारा ये गैल्वेनोमीटर एक वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा, और जो वैल्यू ऑफ R रहेगी इज इक्वल टू B/IG माइनस G। तो दोस्तों ये रहेगी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और B यहाँ पे क्या है हमारा रेंज ऑफ वोल्ट मीटर है। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं फोर्थ डिवाइस के बारे में, और ये हमारा बीट स्टोन डिवाइस, बीट स्टोन ब्रिज कह सकते हैं आप इसे। इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस मेकिंग अ क्लोज्ड फिगर। इट इज़ अ रेजिस्टेंस मेकिंग अ 4 रेजिस्टेंस मेकिंग अ क्लोज्ड फिगर। The resistance of given conductor can be determined with the help when the node detection in the galvanometer। मतलब दोस्तों ये हमारा एक बीट स्टोन ब्रिज होता है
ये हमारा एक क्लोज्ड फिगर होता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से डायग्राम, इस प्रकार से आप डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारा एक बैलेंस्ड ब्रिज होता है, ये हमारा बैलेंस्ड ब्रिज होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड विद इट्स हेल्प। किसी भी रेजिस्टेंस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस डायग्राम की तरह, क्योंकि ये होता है हमारा P/Q इज़ इक्वल टू R/S। आप देख सकते हैं PQRS। इस प्रकार से हम किसी भी एक रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। और ये दोस्तों हमारा इट इज़ कॉल्ड द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ बीट स्टोन ब्रिज। ये हमारी बैलेंस्ड कंडीशन बोली जाती है बीट स्टोन ब्रिज के लिए। और दोस्तों ये आप नीचे देख सकते हैं ये डायग्राम है रियलिटी में एक बीट स्टोन ब्रिज का। ये सेल कनेक्टेड है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इस प्रकार से कनेक्टेड है। और ये हमारे 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जिसमें से एक हमारा स्विच है। तो दोस्तों अगर ये इसमें करंट फ्लो करेगा तो दोस्तों हमारा गैल्वेनोमीटर में ज़रूर डिटेक्शन होगा। तो दोस्तों ये था हमारा बीट स्टोन ब्रिज। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं कुछ दोस्तों एक्सपर्ट टिप्स के बारे में। कुछ इस प्रकार से हैं कि हीटर वायर एज हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो हीटर में वायर यूज़ होता है उसका हाई रेजिस्टेंस होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। रेजिस्टेंस हाई होगा मतलब करंट को ज़्यादा रोकेगा, मतलब हीट ज़्यादा होगा। अगर हीट ज़्यादा होगा तो मेल्ट कर जाएगा, इसलिए दोस्तों उसे हाई मेल्टिंग पॉइंट पे रखा जाता है कि मेल्ट कम हो। सेकंड है जो फ्यूज़ वायर रहता है इज़ ऑलवेज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विथ सर्किट। जो फ्यूज़ वायर रहता है वह हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड रहता है सर्किट के साथ। द फ्यूज़ वायर ऑफ गिवन मटेरियल एट द मैक्सिमम करंट I एंड द रेडियस R ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ रिलेटेड टू I स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। हमारा एक और है पोटेंशियोमीटर इज़ द अरेंजमेंट यूज टू मेज़र द एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर यूज़ होता है हमारा एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए। अब आते हैं दोस्तों आगे और कुछ आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं दोस्तों। और अब चलते हैं दोस्तों आगे और आखिरी हमारा टॉपिक है मेन टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है energy made available by the flow of electric charge through a conductor is called electrical energy। मतलब दोस्तों एनर्जी जो हमारे चार्ज की तरफ फ्लो करती है कंडक्टर में दोस्तों, ये कहलाती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब आते हैं दोस्तों आगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी उसके तहत इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर इज़ B, देन द वर्क डन इन अ ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ अ कंडक्टर टू अदर एंड पॉइंट ऑफ कंडक्टर BG, दस द लॉस इन द एनर्जी इज़ BG। मतलब दोस्तों एक अगर हमारा एक कुछ पॉइंट है जिसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस B है, तो दोस्तों जो वर्क डन होगा एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में एंड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज़ BG, और जो लॉस रहेगा वह रहेगा हमारा कैपिटल B और स्मॉल g। वर्क डन और लॉस इन एनर्जी, जो वर्क डन रहेगा उसे हम लॉस ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, बराबर होता है हमारा V इंटू क्यू। यहाँ पे Q चार्ज है और B हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वर्क बराबर होता है हमारा, आपको चार्ज के बारे में पता ही है, I इज़ इक्वल टू Q/T था, और इससे हमारा Q निकल के आता है IT। हमारा IT जो आपको गिवन है, और लग देंगे हम Q बराबर IT, और हमारा हो जाएगा W बराबर VIT। आगे आते हैं दोस्तों, हमें पता है V इक्वल टू IR होता है, और IR पुट कर देंगे तो दोस्तों इससे फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर RT, और हमें पता ही है I इक्वल टू होता है हमारा V/R। इसे निकाला गया है R इक्वल टू V/I से, ओम्स लॉ से। तो I इक्वल टू V/R पुट कर देंगे और वर्क डन बराबर निकल आएगा B स्क्वायर इंटू T/R हमारा निकल आएगा वर्क डन। अब आते हैं दोस्तों आगे
और जानते दोस्तों रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड किलोवाट आवर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और किलोवाट आवर। इन द इलेक्ट्रिक करंट देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड करंट आई इन द फ्लोइंग फ्रॉम फॉर टू टी एच, टी फॉर हावर, ये आवर के लिए कैलकुलेट किया गया है कि करंट आई फ्लो कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बी से टी टाइम के लिए। तो दोस्तों जो एनर्जी डिसिपेट होगी, जो एनर्जी निकलेगी वह रहेगी हमारी वर्क डन बराबर पावर इनटू टाइम, वह रहेगी हमारी वर्क डन इनटू पावर इनटू टाइम। आपको पावर को पी से कैलकुलेट करते हैं और टी को टाइम से। और आपको पता है पी इक्वल टू होता है हमारा वी आई, पी बराबर हम पुट कर देंगे वी आई और इससे हो जाएगा हमारा वी आई टी डिवाइड बाई 1000, 1000 फॉर वॉट आवर और 1000 हमारा किस लिए कैलकुलेट किया गया है, हमारा वॉट आवर के लिए। और जी हमारा निकल के आ जाएगा वर्क बराबर वी आई टी, वर्क बराबर वी आई टी डिवाइड बाई 1000 किलो वाट आवर। तो दोस्तों ये था हमारा वर्क रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और किलोवाट आवर में। ये था हमारा रिलेशन किलोवाट आवर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जानते हैं दोस्तों मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जिस प्रकार से किया जाता है 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच डिसिपेट्स इन अ सर्किट इन एन आवर। मतलब जो एनर्जी डिसिपेट्स होती है 1 घंटे में वह कहलाती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट भी कहा जाता है। तो दोस्तों 1 घंटे में जितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है तो 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 आवर इज़ इक्वल टू 1 आवर में होते हैं हमारे 1 आवर में कितने हमारे सेकंड्स होते हैं दोस्तों, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड। तो दोस्तों 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स फॉर 1000 वाट। तो दोस्तों इससे कैलकुलेट होकर आता है हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और 1 किलो वाट आवर इज़ नंबर ऑफ़ यूनिट्स बराबर रहता है वाट इंटू आवर डिवाइड बाय 1000। दोस्तों ये रहता है नंबर ऑफ़ यूनिट जो आपके घर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं कुछ पॉइंट्स हीटिंग इफेक्ट के बारे में कि व्हेन अ करंट फ्लोज इन अ सर्किट वायर देन द वायर गेट्स हीटेड दिस इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हमारा कोई इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करता है किसी वायर से और वायर हमारा हीट हो जाता है, दोस्तों इसे कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हीट निकलना। और दोस्तों ये कैलकुलेट हो सकती है हमारी इस प्रकार से W इज़ इक्वल टू वी आई टी, ये होती है हमारी W इज़ इक्वल टू वी आई टी और हमारी ये कैलोरी में कनेक्टेड होगी। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होती है, तो 1 जूल बराबर होती है 1 कैलोरी डिवाइड बाय 4.2 और इससे हीट डिसिपेट इन टी सेकेंड। और टी सेकेंड में जो हीट डिसिपेट हुई तो H बराबर W अपन 4.2 और वर्क को आपको पता ही है ऊपर लिखा हुआ था वी आई टी, V फॉर वोल्टेज और I फॉर करंट और T फॉर टाइम डिवाइड बाय 4.2। ये जूल में नहीं आके ये कैलोरी में आएगी, आपको ऊपर कन्वर्जन दिखा दिया है और इससे निकल आएगा हमारा वी आई टी। जिस प्रकार से हमने ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैलकुलेट किया था कि हमारा V इज़ इक्वल टू होता है आई आर। तो दोस्तों इसे पुट कर देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी बाय 4.2 और दोस्तों हम फिर पुट कर देंगे दोस्तों हम अपने आई स्क्वायर की वैल्यू और इससे हमारा निकल आएगा V स्क्वायर टी बाय 4.2 आर, V स्क्वायर टी डिवाइड बाय 4.2 आर कैलोरी। तो दोस्तों ये रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं दोस्तों पावर के कंसेप्ट पे और पावर का कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से है रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ कॉल्ड पावर। जो रेट रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूमिंग का वह हमारी कहलाती है पावर। और पावर इज इक्वल टू रहता है एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, इसे कहते हैं एनर्जी हमारी रहती है जूल में और टाइम रहता है हमारा सेकंड में, जूल डिवाइड बाय सेकंड।
और हमारा एनर्जी ये पता ही है VQ/T और I² R और I² वाट = V² वाट हो जाएगा। और दोस्तों 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट और 1 मेगावाट बराबर MW बराबर होता है 10⁻6 वाट और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट और इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड रहते हैं जो हमारे करंट के निकलने से हीट देते हैं दोस्तों, वो कुछ नीचे गिवन बिलो हैं, नीचे बताएंगे आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो इस प्रकार से हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, दोस्तों ये इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ये हमारे एक तरह से हीट ही रहती है जो हमें लाइट के फॉर्म में निकलती है। एक हमारा गिलास रहता है स्पेयर के फॉर्म में, वैक्यूम क्रिएटेड इनसाइड द बल्ब, जो बल्ब के अंदर वैक्यूम क्रिएटेड रहता है और उसके अंदर जो आप हीट देख सकते हैं इसके अंदर, ये रहता है हमारा टंगस्टन, ये रहता है हमारा टंगस्टन वायर रहता है। इस कनेक्टेड विद इसे हम फिलामेंट भी कहा जाता है, इसे फिलामेंट भी कहा जाता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, 3400 सेल्सियस होता है, 3400 सेल्सियस होता है। और व्हेन करंट इज़ पास थ्रू द वायर इट्स गेट हीटेड रिलीजिंग लाइट एनर्जी। जब इसके अंदर से करंट पास होता है तो दोस्तों ये हमारा हीट हो जाता है और हीट होने के बाद हीट तो देता है ये, साथ साथ इसके साथ लाइट एनर्जी भी निकलती है। और दोस्तों इसी प्रिंसिपल पे कई सारे और बेस्ड होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर आप देख सकते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिक हीटर्स रहते हैं, ये कॉइल जलती है आपकी और ऊपर देख सकते हैं आप, ये रहता है आपका हीटर, इससे की भी कॉइल जलती है और ये रहता है आपका वाटर हीटर, इसकी भी कॉइल काफ़ी गर्म हो जाती है हमारे करंट निकलने से। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय लाइक निक्रोम वायर्स यूज़ होते हैं, रैप्ड अबाउट पोरोसिलिन रॉड्स के बने रहते हैं। निक्रोम निकल एंड क्रोमियम आर अमलगम विच कैन बी हीटेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग। दोस्तों ये हमारे काफ़ी टेम्परेचर तक हीट करे जा सकते हैं विदाउट मेल्टिंग। तो दोस्तों ये आप अपने डेली लाइफ से भी देख सकते हैं कि आप किस तरह से यूज़ होते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी लॉन्ग वीडियो थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा एफर्ट था कि एक बार में पूरी वीडियो लाएं और धन्यवाद दोस्तों। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इस वीडियो लाते रहते हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।